शेरू चुपचाप उठता है और बाथरूम में घुस जाता है और फिर तैयार होकर नीचे आता है। खाने का वक्त था। इस वक्त खाने पर सिर्फ नाइला, दिलदार, शेरू, बख्तियार और सरवर मौजूद थे। शेरू की नज़रें दीबा और मायरा मामी को ढूंढ रही थी, मगर वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से नाइला से पूछ नहीं रहा था। मगर उसका ये सवाल दिलदार पूछ लेता है। दिलदार: भाभी, दीबा और बहू नज़र नहीं आ रही, कहीं गई हैं क्या? नाइला: अरे नहीं, दोनों अंदर कमरे में हैं। आज बसंत मनाते हुए भीग गई थी, शायद उसी से सर्दी लग गई है, तो दोनों आराम कर रही हैं। शेरू मन में सोचने लगता है, ज़रूर दीबा मामी मेरी वजह से दुखी होंगी और छोटी मामी उनको संभाल रही होंगी। खाना खाने के बाद तीनों मामा चले जाते हैं। नाइला अपने कमरे में चली जाती है। शेरू दीबा मामी के कमरे में जाने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। शेरू दीबा मामी के बारे में सोचता हुआ वापस अपने कमरे में लौट जाता है। शेरू बेड पर लेटा आज जो हुआ और जो दीबा मामी के बारे में छोटी मामी ने बताया था, उसी के बारे में सोचता रहता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मायरा शेरू के पास आती है। मायरा: शेरू, तुमने अच्छा नहीं किया, बाजी बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। शेरू: मामी जी, दीबा मामी अब कैसी हैं, मुझे बताएं। मायरा: तुमने उनके जख्मों को आज ताज़ा कर दिया है और अब उनसे ये सहा नहीं जा रहा है। वो बेचारी तो मर जाने की बातें कर रही है। अब तुम ही सोचो कि तुम क्या चाहते हो। मायरा जानती थी शेरू जज्बात में बहक कर हाँ कर देता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। शेरू: नहीं मामी जी, ऐसा मत कहो, मेरी वजह से वो ऐसा करना चाहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मायरा: नहीं शेरू, उनके दुख की वजह उनके शोहर का सुख ना मिलना और उनकी कोख का सूनापन है। अब तुम्हें उनका ये दुख दूर करना है। शेरू: मामी आप समझ क्यों नहीं रही, ये गलत है, ये दिलदार मामा के साथ धोखा है। मायरा: समझ तुम नहीं रहे हो, अब बाजी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें उनको प्यार देना है या मौत। शेरू चुपचाप सर झुका देता है। मायरा: मैंने बाजी को बोल दिया है, आज रात वो यहीं आएंगी और अब तुम्हें उनको वो प्यार देना है जिसके लिए वो बरसों से तरस रही है। इतना कहकर मायरा बाहर चली जाती है। शेरू दीबा मामी के बारे में सोचने लगता है। शेरू मन ही मन में, अगर मामी को बचाने का यही तरीका है तो यही सही। वैसे भी छोटी मामी के साथ ये सब करके मैं एक गुनाह तो पहले ही कर चुका हूँ, तो एक और सही। शाम तक और कुछ खास नहीं होता, रात का खाना सब मिलकर खाते हैं और आज थकन की वजह से सब जल्दी सोने चले जाते हैं। मायरा ने दीबा को नींद की गोली दे दी थी दिलदार को देने के लिए, और दीबा वो गोली दिलदार को दूध में मिलाकर दे देती है। रात 12 बजे मायरा शेरू के कमरे में आती है। मायरा: शेरू, चलो उठो, बाजी साथ वाले कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। शेरू: मामी एक बार फिर सोच दो, क्या ये सही है? मायरा: यही बिल्कुल सही है, और अब तुम सोचना छोड़ो और आज बाजी को इतना प्यार देना कि वो अपने सारे गम भूल जाएं। हो सकता है वो थोड़ा शर्माएं, उन्होंने पिछले 15 सालों से नहीं किया है, इसलिए आज जो करना है तुम्हें करना है। अगर वो इनकार भी करें तो पीछे मत हटना और किसी चीज़ की फ़िक्र मत करना। मैं यही तुम्हारे कमरे में हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊँगी। शेरू अपने कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में जाता है, जहाँ दीपा बेड पर नई दुल्हन की तरह सर झुकाए बैठी थी। दीपा के मन में शर्म और डर के मिले जुले असरात थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये सब करेगी और इसकी शुरुआत कौन करेगा। कहीं अगर शेरू शर्माता रहा तो पता नहीं क्या क्या ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। शेरू कमरे में घुसा तो कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। शेरू ने अंदर आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आहट से ही दीबा का जिस्म लर्ज़ गया। कितने दिनों से दीबा जिस पल के लिए मरी जा रही थी, आज उसी से वो डर रही थी, शर्मा रही थी। शेरू भी मन में कई सवाल लिए खुद को हिम्मत देता हुआ आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वो दीबा मामी के पास बेड पर बैठ जाता है। कुछ लम्हों के लिए कमरे में एक खामोशी छा गई। दीबा और शेरू को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। शेरू कुछ बोल नहीं पा रहा था, मगर उसे छोटी मामी के अल्फाज याद आते हैं कि जो करना है तुम्हें करना है। शेरू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दीबा मामी की तरफ झुकता हुआ उनके सर को पकड़कर अपने होंठ सीधा
دیبا کے ہونٹوں پر رکھ دیتا ہے۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں، دونوں شرما رہے تھے، مگر آگے تو بڑھنا تھا۔ شیرو تو آگے بڑھ رہا تھا مگر دیبا کے ہونٹ بند تھے۔ وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ اندر سے وہ کتنا پیاسی تھی، مگر اس وقت اس رشتوں کا لحاظ مار رہا تھا۔ شیرو ہمت نہیں ہارتا اور وہ لگاتار پیار کرتا رہتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی دیبا اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ دیبا کے ہونٹ کھل جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے دیبا بھی مدہوش ہونے لگتی ہے اور وہ بھی شیرو کو پیار کا پیار کر کے جواب دیتی ہے۔ شیرو جب دیکھتا ہے کہ مامی اس کا ساتھ دینے لگی ہے تو وہ اور بھی زیادہ شدت میں آ جاتا ہے۔ یہ دیبا کی زندگی کا پہلا احساس تھا۔ آج تک ایسی مچی دلدار نے بھی نہیں کی تھی، بلکہ دیبا تو بھول ہی گئی تھی مچی ہوتی کیسے ہے، کیونکہ دلدار تو اسے ہاتھ لگاتا نہیں تھا۔ سانس لینے کے لیے شیرو الگ ہو جاتا ہے، مگر دیبا اپنی آنکھیں بند ہی رکھتی ہے، جبکہ شیرو ایک نظر دیبا کے چہرے کو دیکھتا ہے جو پورا لال تھا، شاید ملتانی مٹی کی وجہ سے یا جوش کی انتہا سے۔ دیبا کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر شیرو من ہی من اس کے حسن کی تعریف کرتا ہے۔ ہائے، اس کی تینوں مامیاں قدرت کی کاریگری کا نمونہ تھیں۔ کیا نین نقش تھے، کیا خوبصورتی تھی۔ دیبا کی عمر چاہے 39 سال تھی، مگر اس نے نہ تو بچے پیدا کیے تھے، نہ ہی اس نے زیادہ میچ کھیلے تھے، اور گھر کے کاموں میں لگی رہنے سے اس کا بدن آج بھی پورا فٹ تھا۔ اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ دیبا کا گداز جسم ایسا تھا کہ وہ کسی کو بھی ہوس کی آگ میں جلا دے۔ شیرو دیبا کے روپ جل سے باہر آتا ہے اور دیبا مامی کو لیڑوں کی قید سے آزاد کرنے کا سوچتا ہے، مگر دیبا کے ایسے لیٹے رہنے سے اسے لیڑوں سے آزاد کرنا مشکل تھا اور شیرو اسے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وہ خود بیڈ سے اٹھ کر پہلے خود کو لیڑوں سے آزاد کر دیتا ہے اور پھر دیبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگتا ہے۔ دیبا شیرو کا اشارہ سمجھ کر جلدی اٹھ جاتی ہے، مگر آنکھیں نہیں کھولتی۔ شیرو دیبا کا دوپٹہ پکڑ کر ہٹانے لگتا ہے اور دیبا چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ شیرو مامی کو بھی لیڑوں کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، جس میں دیبا مامی بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ دیبا کے کٹھور پکے آم کے جیسے گول گپے اس کی نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ شیرو سے صبر نہیں ہو رہا تھا اور وہ جلدی سے مامی کے اس انمول خزانے کو لوٹ لینا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے شیرو دیبا کے گول گپوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ایک ایک کو اپنے منہ میں لینے کی کوشش کرتا ہوا دوسرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور مزے لے لے کر گول گپے کھانے لگتا ہے۔ اب شیرو نیچے آتا ہے اور دیبا کے چھپے ہوئے انمول خزانے کو باہر نکالنے کا سوچتا ہے، جسے آج تک دلدار کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ شاکر نے دیکھا تھا، مگر دیبا کی بے ہوشی میں شیرو خزانے کے سرخ کپڑے سے بنے کور کو ہٹا دیتا ہے اور اپنی ناک سے لگا کر سونگھتا ہے۔